नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ नाया शर्मा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की विस्तार से। 12वां भारत नीदरलैंड विदेश कार्यालय परामर्श 2 मई को हेग में आयोजित किया गया है, जिसमें विदेश मंत्रालय में सचिव पवन कपूर और उच्च विदेश मंत्रालय में डच विदेश मंत्रालय में महासचिव पली हुडिट्स ने बैठक की सह अध्यक्षता की है। पॉल भी इसमें शामिल हुए हैं। इस बैठक में कई मुद्दों के साथ साथ द्विपक्षीय संबंधों और साझेदारी को और मजबूत करने पर भी व्यापक चर्चा की गई है। चलिए आपको सीधा लिए चलते हैं संभल, जहां पर लोकसभा क्षेत्र में जनसभा का आयोजन किया गया है और उस जनसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए हैं। साथ ही सीएम ने जनसभा को संबोधित किया है। क्या कुछ इस दौरान उन्होंने कहा, आपको सुनाते हैं। माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी मंत्रीगण, श्रीमती गुलाब देवी जी, श्री जसवंत सैनी जी, सरदार बलदेव सिंह ओलख जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सत्येंद्र सिसोदिया जी, जिला अध्यक्ष चौधरी हरेंद्र सिंह जी, हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी श्री परमेश्वर लाल सैनी जी, जिला प्रभारी श्री हेमंत राजपूत जी, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष श्री राजेश सिंघल जी, लोकसभा के प्रभारी ठाकुर राकेश सिंह जी, पंकज गुप्ता जी, जिला अध्यक्ष मुरादाबाद श्री आकाश पाल जी, जिला प्रभारी मुरादाबाद राजेश यादव जी, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर अनामिका यादव जी, ब्लॉक प्रमुख श्री हृदेश यादव जी, किसान मोर्चा के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष श्री बिरलेश यादव जी, भारी संख्या में आज संभल में मां केला देवी के इस प्रांगण में आयोजित इस चुनावी सभा में उपस्थित सभी संभल के मेरे बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले जगतजननी मां भगवती केला देवी के श्री चरणों में नमन करते हुए आप सभी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, संभल के बारे में कहा जाता है कि कलयुग के अवतार भगवान कल्कि का इसी कलयुग में अगले 2000 वर्ष के अंदर अवतार होना है और अवतार की धरती कोई और नहीं है, यही संभल है, जिसके लिए यहां केला देवी के महंत श्री ऋषिराज गिरि जी महाराज जिस लड़ाई को लड़ रहे हैं आपके बल पर, इसी संभल में वह चमत्कार होने वाला है। और इसीलिए संभल का अपना महत्व हमारे लिए है और इसीलिए आज हम सब आपसे अपील करने के लिए आए हैं। नए भारत में नया उत्तर प्रदेश और नए उत्तर प्रदेश में नया संभल की भी अपनी पहचान होनी चाहिए। बहनों और भाइयों, 2 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और तीसरे चरण में आपको संभल में भी चुनाव करना है। अब तक का जो रुझान है वह रुझान पूरे देश के अंदर एक स्वर में पूरा देश बोल रहा है। क्या बोल रहा है? फिर एक बार, थोड़ा जोर से बोलिए, संभल की आवाज में बोलिए। फिर एक बार मोदी सरकार का। बहनों और भाइयों, मोदी सरकार देश के अंदर जो ये आवाज है
ये आवाज वैसे ही नहीं है। आखिर मोदी जी ने जब कार्य किया होगा तभी हर व्यक्ति, परिवार, जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा से ऊपर उठ करके उत्तरों, दक्षिणों, पूर्वों, पश्चिमों, चारों ओर एक स्वर से गूंज रहा है। और वह गूंज रहा है कि फिर एक बार मोदी सरकार यानी मोदी जी को पूरा देश फिर से प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता है। और इसलिए देखना चाहता है क्योंकि मोदी जी के चमत्कारिक नेतृत्व में इस देश ने, हम सब ने, इस भारतवासियों, हम भारतवासियों ने बदलते हुए भारत को देखा है, एक नए भारत को देखा है, एक समर्थ और सशक्त भारत को, उभरते हुए भारत को हमने देखा है। यही भारत था। 2014 के पहले का क्या था? 14 के पहले दुनिया के अंदर सम्मान खराब हो चुका था, देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं थी, आतंकवाद और नक्सलवाद सिर चढ़ करके बोल रहा था, देश के अंदर विकास के कार्य ठप पड़ गए थे, भ्रष्टाचार चरम पर था, गरीब कल्याणकारी योजनाओं पर सेंध लग रही थी, गरीब को सुविधाएं नहीं मिल पा रही थी। और बहनों और भाइयों, 2014 के बाद का भारत, दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ा है, सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, आतंकवाद और नक्सलवाद नियंत्रित हुआ है। अब तो जोर से कहीं पटाखा भी फट जाए तो पाकिस्तान पहले सफाई देता है, कहता साहब मेरा हाथ नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान को मालूम है कि अगर सफाई देने में देर हो गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। बहनों और भाइयों, ये नया भारत है, ये नया भारत इंतजार नहीं करता है। अगर कोई भारत की सुरक्षा में सेंध लगाता है तो सेंध लगाने वाले को रसातल में भेजने में भी देर नहीं करता है। बहनों भाइयों, इस नए भारत को भारत के विकास का एक नया स्वरूप देने के लिए आज हम लोगों ने जिस तरीके से इसे आगे बढ़ाने का कार्य किया है, उसको ध्यान में रखते हुए मोदी जी के नेतृत्व में फिर से एक सरकार बननी चाहिए। क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में आज आप देख रहे होंगे, अभी मैं आ रहा था मुरादाबाद से होते हुए, मैं देख रहा था गंगा एक्सप्रेसवे, यहां की अर्थव्यवस्था को कई गुना बढ़ाने में इसका महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन होने वाला है। यहां की इकोनॉमी की बैकबोन वह बनने वाली है, आपकी कनेक्टिविटी को भी बेहतर करने वाली है। गंगा एक्सप्रेसवे से आप बैठे और अगले 5 घंटे में आप प्रयागराज पहुंचे, 4.5 घंटे में, 4 घंटे में आप लखनऊ पहुंच जाएंगे। दिल्ली की दूरी 1 से 1.5 घंटे में आपकी पूरी हो जाएगी। हाईवे बन रहे हैं, रेलवे की बेहतर कनेक्टिविटी हुई है, एयरपोर्ट बन रहे हैं, मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, हर घर नल की योजना, आईआईटी, आईएम, IIIT, NIT, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी और गरीब कल्याणकारी योजनाओं की तो कोई सानी ही नहीं। आप सोचो, 2014 के पहले कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की सरकार के समय लोग भूखों मरते थे, आज 80 करोड़ लोग फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। 2014 के पहले स्वास्थ्य सुविधा के अभाव में लोग मरते थे, आज 60 करोड़ लोगों को 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की हर वर्ष प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत की योजना का लाभ प्राप्त हो रहा है। और बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश में तो हमने ये भी व्यवस्था की है कि अगर कोई बीमार हो जाता है, आयुष्मान का कार्ड नहीं है, तो बहनों और भाइयों, हम लोग उस व्यक्ति का पत्र, जैसे पीड़ित का पत्र मिलता है या विधायक या सांसद हमें लिख के भेजता है, हम तत्काल प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो गरीबों के जनधन अकाउंट खोले हैं ना, इसी जनधन अकाउंट में पैसा लखनऊ से सीधे उसके अकाउंट में भेजते हैं, कहते हैं निश्चिंत होकर के जाओ, उपचार कराओ, चिंता मत करना, सरकार आपके साथ खड़ी है। 12 करोड़ किसान आज किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त कर रहा है, 12 करोड़ किसान।
और कांग्रेस और सपा की सरकार के समय किसान आत्महत्या करता था। पहले नारी गरिमा की रक्षा नहीं हो पाती थी। इनके समय में बेटी और बहन दोनों की इज्जत सुरक्षित नहीं थी। और बहनों और भाइयों, आज नारी गरिमा के लिए 12 करोड़ परिवारों में शौचालय, 12 करोड़ घरों को बहनों और भाइयों जोड़ने के लिए उन्हें आज उज्ज्वला योजना के कनेक्शन दिए गए हैं। और यही नहीं, जिस गरीब के पास मकान नहीं, 4 करोड़ लोगों को मकान दिए गए हैं। और मोदी जी ने कहा अगले 5 वर्ष में 3 करोड़ नए लोगों को मकान देने का काम करेंगे। जिनके पास आवास नहीं, मोदी जी उनके साथ में है। हर घर नल की योजना भी आज हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने का कार्य हो रहा है। यानी सुरक्षा भी है, सम्मान भी है, समृद्धि भी है, गरीब कल्याण भी है, और इस सब से बढ़कर के आपकी आस्था का सम्मान भी है। दूर मत जाइए, दूर मत जाइए। जब 2017 में मैं आया था, मां केला देवी धाम कई जनपदों के लोगों की आस्था का केंद्र है। यदुवंशी अपनी इष्ट देवी मानते हैं। इस पूरा क्षेत्र मां की कृपा से फल फूल तक करके आगे बढ़ रहा है। मां की यहां की रक्षक देवी है। और बहनों और भाइयों, कितना खराब स्थिति में था। मोहन जी ने मुझे उस समय बताया कि यहां लोग कब्जा करना चाहते हैं, पानी नहीं है, अव्यवस्था की स्थिति थी। और आपने देखा होगा, जैसे काशी विश्वनाथ धाम बना, जैसे अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बना, ऐसे ही संभल में मां केला देवी के मंदिर और यहां के धाम के विकास के कार्य योजना को लेकर के सरकार कार्य कर रही है। यह भी तो यहां का एक धाम है। मां की कृपा तो हम सब पर बराबर बनती है। मां थोड़े चेहरा देख करके किसी को वरदान देती है, सबको बराबर आशीर्वाद मिलता है। और बहनों और भाइयों, आज सचमुच मैं और डॉक्टर मोहन यादव जी दोनों लोग जब मां केला देवी के मंदिर में दर्शन करने के लिए गए, वे स्वयं अभिभूत थे। वे तो महाकाल की नगरी से स्वयं आते हैं और कह रहे थे, इतनी ग्रामीण क्षेत्र में इतना भव्य स्थान, इतना दिव्य स्थान, इतना साफ सफाई, इतनी अच्छी व्यवस्था, ये जब सब लोग मिलकर के काम करते हैं, अच्छे लोग जब आगे आते हैं, तो परिणाम भी अच्छा ही आता है और अच्छा ही आता है। और इसीलिए बहनों और भाइयों, इस चुनाव की दृष्टि से मैं कहना चाहूंगा, कांग्रेस और सपा का गठबंधन ऐसे है जैसे किसी अनाड़ी हाथों में कोई ट्रैक्टर दे दिया जाए और कहा जाए कि चला लो, तो वह किसी के ऊपर चढ़ा देगा। यही स्थिति है इन लोगों की। तो ये दो लड़कों की जोड़ी तो यही है। ये लोग माफिया और अपराधियों को गले का हार बनाते थे, उनका महिमा मंडन करते थे, संतों को प्रताड़ित करते थे और शरीफ लोगों को, व्यापारी और बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाते थे। और आज आप देख रहे होंगे कि बेटी और व्यापारी सुरक्षित है, किसान, अन्नदाता किसान का सम्मान हो रहा है, नौजवान को नौकरी और रोजगार मिल रहा है, अयोध्या में राम मंदिर का भव्य निर्माण भी हो रहा है, वहां राम लला विराजमान हो रहे हैं, और दूसरी तरफ माफिया और अपराधियों का राम नाम सत्य है की यात्रा भी निकल रही है। एक साथ राम के ही नाम पर सारे काम हो जा रहे हैं। और बहनों और भाइयों, इसीलिए आज हम सब आए हैं। आपने देखा होगा, मैं केवल आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, कांग्रेस का घोषणा पत्र आपने देखा होगा। एक प्रकार से यानी इंडी गठबंधन जो है, कांग्रेस, सपा और उनके साथ जो और भी तमाम लोग जुड़े हुए हैं, इन सब का गठबंधन है ये। और ये गठबंधन कैसे? स्वार्थ का गठबंधन। ये गठबंधन देश के लिए नहीं है। ये गठबंधन किसके लिए है? आज आपने देखा होगा, पाकिस्तान का एक मंत्री, पूर्व मंत्री राहुल गांधी की तारीफ कर रहा है। यानी भारत में कोई तारीफ नहीं करता, क्योंकि लोगों को मालूम है जब भी भारत पे संकट आएगा तो राहुल गांधी सबसे पहले इटली भागेगा, तब से भारत की याद नहीं आती है।
तब उसे भारत की जनता याद नहीं आती है। लेकिन जब चुनाव आते हैं तब रामलला भी उनको याद आते हैं। तब वह उत्तर प्रदेश में आ थमकते हैं फिर चुनावी गठबंधन करके। तो अभी आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जिन्होंने संभल में हो रहे जनसभा के आयोजन में जनता को संबोधन दिया। इसी दौरान उन्होंने अपने सरकार की तमाम उपलब्धियों के बारे में जनता को बताया। तो साथ ही उन्होंने 2014 के पहले देश की परिस्थितियों पर चर्चा करते हुए कांग्रेस और गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। चलिए इसी के साथ आपको लिए चलते हैं कर्नाटक, जहां हुकेरी में जनसभा आयोजन किया गया है। जनसभा में अमित शाह शामिल हुए हैं और अमित शाह ने जनसभा को संबोधित किया है। क्या कुछ इस दौरान उन्होंने कहा, आपको सुनाते हैं। अन्ना साहब को जिताना है या नहीं जिताना है, तो ऐसी आवाज नहीं चलती भाई। दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। मंच पर उपस्थित डॉक्टर राजेश नेरेली जी, श्री निखिल कट्टी जी, बहन शशिकला जोले जी, श्री रमेश कट्टी जी, श्री दुर्योधन एहोल जी, श्री सतीश अप्पाजी गोल जी, महंतेश जी, श्री ईरन्ना कडाड़ी जी, श्री बसवराज हुंडरी जी, बाला साहब वड्डर जी, और आज जिनको जिताने के लिए मैं चिकोड़ी आया हूं, ऐसे मेरे बहुत अच्छे मित्र भाई अन्ना साहब झोले जी। जोर से ताली बजाओ अन्ना साहब के लिए। और इस विशाल जनसमूह में इतनी बड़ी संख्या में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। सबसे पहले मैं आपका क्षमा प्रार्थी हूं, यहां आने में देर हो गई। कुछ तो अन्ना साहब ने आपको जल्दी बुला दिया, कुछ मैं देर से आया, कुछ मंडप छोटा पड़ गया। इतनी चिलचिलाती धूप में आप सभी लोग खड़े हैं, मैं आप सभी को हाथ जोड़कर माफी मांगना चाहता हूं। भाई और बहनों, मैं गुरु शांतेश्वर मठ, शंकरलिंग देवस्थान, जगत माता होलम्मा देवी, ताई भुवनेश्वरी देवी, करोड़ों भक्तों का कल्याण करने वाली मां सौदत्ती येलम्मा जी, ये सभी को मनपूर्वक नमस्कार कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मैं यहां आया हूं तब हिंदू पद पातशाही स्थापित करने वाले शिवाजी महाराज को भी याद करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, मेरे साथ एक बार जोर से छत्रपति शिवाजी महाराज का जयकारा लगाएंगे। बोलिए, जय शिवाजी, जय भवानी, जय 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 शिवाजी, जय 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 भवानी। शिवाजी महाराज ही थे जिन्होंने भीषण संघर्ष कर इस देश में हिंदी स्वराज की स्थापना की और देश भर में कड़ा संघर्ष कर पहली बार स्वराज का मंत्र प्रस्थापित करने का काम शिवाजी महाराज ने किया था। चिकोड़ी वालों, मैं आपको पूछने आया हूं कि आपको परिवारवादी कांग्रेस चाहिए या परंपरा का वहन करने वाली भारतीय जनता पार्टी चाहिए?
बोलो भाई कौन चाहिए, कांग्रेस या भाजपा? भारतीय जनता पार्टी को इस कर्नाटक की जनता ने 2-2 बार मोदी जी को आशीर्वाद दिया। मोदी जी ने 10 साल में पूर्ण बहुमत की सरकार चलाई। इसमें मेरे चिक्कोडी वाले और कर्नाटक वालों का आशीर्वाद बहुत महत्व रखता है भाइयों, महत्व रखता है। और इस 10 साल में मोदी जी ने हमें जो अपमानित करते थे, हमारी परंपरा को अपमानित करते थे, ऐसे सभी हमारे मान बिंदुओं को फिर से प्रस्तापित करने का काम किया। चिक्कोडी वालों मुझे बताओ, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? जोर से बोलो जरा। एक कांग्रेस पार्टी 70 साल से राम मंदिर के मुद्दे को लटका रही थी, भटका रही थी, अटका रही थी। मोदी जी ने दूसरी बार प्रधानमंत्री बने, एक 5 ही साल में केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और प्राण प्रतिष्ठा कर कर जय श्री राम कर दिया। भाई और बहनों, ये खड़गे जी और राहुल बाबा जब प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण दिया तो वो नहीं गए। उनको अपनी वोट बैंक का डर लगता है। मालूम है ना उनका वोट बैंक कौन है? मालूम है या नहीं है? अरे युवाओं, मालूम है ना? मगर हम नहीं डरते हैं किसी वोट बैंक से। जो राम का काज करेगा वो ही राम को प्यारा लगेगा। भाई और बहनों, न केवल राम मंदिर, काशी विश्वनाथ का मंदिर औरंगजेब ने तोड़ा, तब से उसका कॉरिडोर नहीं बना था। मोदी जी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाकर बाबा विश्वनाथ का दरबार सजाने का काम किया। सोमनाथ का मंदिर भी सोने का बन रहा है। कुदरती आपदा से डिस्टर्ब हमारे केदार धाम और बद्री धाम का भी पुनरुद्धार करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने, कांग्रेस पार्टी ने तुष्टीकरण कर कर कई सालों तक ये सारे मसलों को रोक कर रखा। भाइयों बहनों, मैं आज आपको पूछने आया हूं, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? ये खड़गे साहब कहते हैं कर्नाटक और राजस्थान वालों का कश्मीर से क्या लेन देन। खड़गे साहब 80 पार कर गए, मगर आप चिकोड़ी वालों को जान नहीं पाए। चिकोड़ी का बच्चा कश्मीर के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार है मित्रों, जान देने के लिए। भाइयों बहनों, 70 साल से ये कांग्रेस पार्टी, भाइयों पुलिस वालों, ओ ऑफिसर उनको रोको जरा, सब ठीक है, आगे जाके डिस्टर्ब मत करो, सारे लोग वहीं रुक जाओ, कहीं नहीं जाना है, सब ठीक चल रहा है, काहे को सभा डिस्टर्ब कर रहे हो? सुनाई नहीं पड़ता है? वो काली टोपी पीछे आ जाओ, चलो, काहे को सभा डिस्टर्ब कर रहे हो? सब कुछ ढंग से तो चल रहा है। भाइयों बहनों, 70 साल से एक कांग्रेस पार्टी धारा 370 को अपने अनौरस बच्चे की तरह गोदी में बिठाकर खिलाती थी। इससे न केवल कश्मीर, देश में आतंकवाद फैलता था। नरेंद्र मोदी जी ने, आपने दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया, मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को समाप्त कर दिया। और भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं,
जब मैं बिल लेकर खड़ा हुआ, ये राहुल बाबा कहने लगे धारा 370 मत हटाओ। भाइयों बहनों, जब मैंने पूछा कि क्यों न हटाएं, तो उन्होंने बताया। तो अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को, जिन्होंने कर्नाटक में जनसभा को संबोधन दिया। इसी के साथ उस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। नमस्कार।